Hello students, good evening. Good evening, sir. Good evening. sir. Good evening to all of you. हम लोग बेटा आइसोमेरिज्म कर रहे थे कल की क्लास में, और Yes, sir. आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चर वाला पार्ट किया था। स्ट्रक्चरल लास्ट में हम जो पढ़ा था हमने वो टोटोमेरिज्म या टोटोमर्स पढ़े थे। इसमें वैसे तो अपने पॉइंट कर लिया था कि भी कैसे कैसे टोटोमेरिज्म में जनरली क्या होता है कि इसके अंदर इनोल फॉर्म जो फेवर होते हैं वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये भी देख सकते हैं हम। तो कुछ पॉइंट्स और थे, मैंने बोला था आपको। एक तो अपने को ये देखना हो कि भाई टोटोमेरिज्म प्रेजेंट किस में हो, प्रेजेंस ऑफ टोटोमेरिज्म इन बेंजीन रिंग सिस्टम। ऐसे में आपको देखना होगा बेटा, देखो हमेशा कभी भी देखना जिस कार्बन पर OH अटैच हो, जैसे ये रिंग है और रिंग में तो यहाँ OH अटैच है या C डबल बॉन्ड O है, सपोज टोटोमेरिज्म बनाना है इसका, तो कल भी मैंने आपको बताया था। तो आपको ये पहचान क्या देखनी है, जो C डबल बॉन्ड O के जो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आपको sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन देखना है, जिसके 4 बॉन्ड हो ऐसा, उस पर हाइड्रोजन देखना, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन चेक करना है। अगर ऐसा है तो वो आपका आइसोमेरिज्म दे देगा। जैसे ये वाला एग्जांपल, इवन आप ये भी बोल सकते हो बेटा, सपोज मैं ये कह दूं कि C डबल बॉन्ड हो ये डबल बॉन्ड O और पैरा पोजीशन पर ऑर्थो ये है, ऑर्थो पे देखो अब डबल बॉन्ड आ गया, कोई बात नहीं, मेटा नहीं देखना, ऑर्थो या पैरा देखना है अपना। पैरा पर आ गए तो पैरा पर भी देखो sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन आ गया। तो ये वाले हाइड्रोजन जो है वो आपके मूव कर सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो जैसे इसमें देखोगे पहले बार आप कहोगे टोटोमेरिज्म दे देगा, शो करेगा टोटोमेरिज्म, टिक कर दिया मैंने, मतलब शो करेगा। कैसे करेगा, जैसे कल एग्जांपल पढ़ा था आप लोगों ने, देखो क्या होगा कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइड वाला ये बॉन्ड है ये अंदर मूव करेगा और ये O वाला बॉन्ड इधर करेगा जिसके साथ H चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो आप, कल ऐसा एक एग्जांपल भी किया था। यहाँ ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये O के साथ H आ जाएगा, ये इनोल फॉर्म हो जाएगा, इधर वाला कीटो फॉर्म और ये वाला इनोल फॉर्म। जैसे ये देखो नीचे वाला एग्जांपल, आपसे पूछा जाएगा कि ये करेगा नहीं करेगा, आप बोलोगे यस ये भी करेगा। क्यों करेगा, कैसे पहचान देखी बेटा आपने, कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पर तो नहीं है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है आपको, पैरा वाला दिखाई दे रहा है ना, ये H, ये H पैरा वाला क्या करेगा, ये बॉन्ड मूव करेगा। कैसे करेगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, जैसे ये लगातार तो बॉन्ड नहीं हो पाएंगे, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर, और H जो होगा इधर वाला वहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड की पोजीशन देखोगे, या एरोमेटिसिटी देखोगे कि राइज हो रही है कॉन्जुगेशन से, ये ऐसे हो गया, देखो ये यहाँ पहुंच गया, वो आपके पास H, ये इसका मतलब आपका टोटोमेरिज्म हो गया। तो ये भी देगा। अब सपोज मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे दूं, मैं आपसे सपोज ये पूछूं, ये टोटोमेरिज्म देगा या नहीं देगा, बताओ, ये टोटोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। सपोज आपने सोचना है कि टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो बेटा देखो जहां C डबल बॉन्ड O है उसकी ऑर्थो पोजीशन राइट वाली देखो, वहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। ये तो इवन दोनों जगह से देगा, इस वाले के लिए ऊपर वाले के लिए ऑर्थो पोजीशन ये बनेगा बेटा, यहाँ H और H, इवन नीचे वाले के लिए भी ऑर्थो पोजीशन ये बनेगा, इधर वाले के लिए देखूंगा तो मैं, तो दोनों साइड टोटोमेरिज्म होगा। मतलब ये ऐसे आएगा बॉन्ड और O के साथ H, और इधर भी
ये वाला बॉन्ड भी ऐसे आएगा, और ये बाहर की साइड OH, मतलब ये दोनों साइड, मतलब ये तो बेस्ट ऑटोमेरिज्म देगा। ये बॉन्ड था ही, एक बॉन्ड इधर आ गया तो इसने OH में कन्वर्ट कर दिया, इधर वाले H का एक इधर आ गया, इसने भी OH कन्वर्ट कर दिया। तो आपने वही पहचान, वही ध्यान रखनी है कि ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, अगर आपको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। जैसे सपोज में ये एग्जांपल, अब बताओ ये देगा या नहीं देगा, सोचो। ऑटोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है इसमें? नो सर। नहीं नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके ऑर्थो पोजीशन पर भी डबल बॉन्डेड आ गया, दोनों साइड से देखो, इधर भी डबल बॉन्डेड, इधर। और इसके लिए सोचूं, इस सीओ, इसके भी लिए ये ऑर्थो ऑर्थो अगर मैं सोचूं तो इसके लिए भी डबल बॉन्ड, इसके लिए भी डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो यहाँ वाला एच तो निकल नहीं सकता डबल बॉन्डेड वाला, इसलिए ये आपका नहीं देगा, ये आपको नहीं देगा। तो आपको ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर एच लगा हुआ है तो वो एच टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक फैक्टर और होता है जो आपके टोटोमेरिज्म को अफेक्ट कर सकता है, वो होता है बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर है, तो जो वाटर वाला सॉल्वेंट है ना, वो फेवर करता है आपका कीटोफॉर्म को, क्योंकि कीटो में पोलरिटी होती है, सी डबल बॉन्ड O होता है, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इन ओल में जो है वो डबल बॉन्डेड है। तो आप एक ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपका टोटोमेरिज्म को अफेक्ट कर सकता है। इस पर भी एक दो बार, ये एक दो जगह आप क्वेश्चन देखेंगे, मिलेंगे आपको, नोट लिख दो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर वगैरह होते हैं ना, H2O पोलरिटी भी होती है, और H भी है, H को प्रोटोन बोलते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स कीटोफॉर्म, वाइल पोलर, दूसरा होता है, दूसरे टाइप के होते हैं, या जो आपका नॉन पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट एज, जैसे मान लो हेक्सेन है, ये भी सॉल्वेंट का काम कर सकता है, नॉर्मल हेक्सेन फेवर इनोल्फो। कीटोफॉर्म खुद पोलर है तो पोलर में स्टेबल रहेगा, इनोल फॉर्म नॉन पोलर है इसलिए नॉन पोलर में स्टेबल रहेगा। ये भी चीजें ध्यान रखती हैं। और टेम्परेचर जो है भी अफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हो तो क्रिलेशन टूटता है, बस टेम्परेचर पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो टोटोमेरिज्म में एक तो ये पूछेगा, जैसे अभी मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टोटोमेरिज्म और नॉट, नीचे दे रखे होंगे, बेंजीन के साथ वाले एग्जाम्पल दे रखे होंगे, तो उसमें से आपने रिकॉग्नाइज करना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने कल बताए थे आपको, कुछ एग्जाम्पल आज देख रहे हैं। दूसरा कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे मान लेते हैं हमने कि ऊपर वाली फॉर्म लिखी है मैंने, ऊपर वाली फॉर्म ए साइड लेफ्ट और राइट वाली है, तो लेफ्ट वाली किस में ज्यादा बनेगी और राइट वाली किस में, तो ये सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। वाटर जैसा सॉल्वेंट होगा तो कीटो फॉर्म ज्यादा फेवर करेंगी उसमें। अगर आपका हेक्सेन लोगे, जैसे बेंजीन या हेक्सेन, इस टाइप के सोलवेंट लोगे तो फिर आपका नॉन पोलर सोलवेंट आ जाएंगे, तो इनोल फॉर्म फेवर करेगा उसमें। क्लियर? यस सर। यस। तो ये बेटा आपका हो गया कि आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए, इतने टाइप के स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल के साथ मैंने कल आपको एक और बात बताई थी कि एक आपके सिलेबस में स्टीरियो आइसोमर भी, स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर में एक आपका 11th वाले सिलेबस में है, एक आपका 12th वाले में। तो स्टीरियो का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो में कनेक्टिविटी सेम होगी, जैसे कल बात की थी हमने, कनेक्टिविटी सेम होगी, लेकिन वो जो ग्रुप है उनके बीच में डिस्टेंस या एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसमें डिफरेंस अगर आ जाता है, उसको बोलते हैं 3D में, 3 डायमेंशन जो है 3D के अंदर डिफरेंस आ जाता है, 3D में डिफरेंस आ जाता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने बोला था कि सपोज हमारे दो हैंड है, हमारे हैंड जो है वो शोल्डर जो है वो जहां लगे हुए हैं वहीं लगे रहे, अगर दोनों हैंड आगे की तरफ कर दें तो दोनों, देखो दोनों हैंड के बीच एंगल कितना हो गया, देख लोगे, हैंड पास पास में हो गए ना, एक जैसे पीटी करते हैं अपने, एक हैंड आगे कर लो एक पीछे ले जाओ, शोल्डर तो वही है ना, कनेक्टिविटी तो सेम ही है।
लेकिन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ गया देखो, तो आपके दो अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। तो 3D में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो एंगल या जो 3D में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ग्रुप या एटम के बीच डिफरेंट अरेंजमेंट बनते हैं, उनको हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होगा उसमें कंपाउंड हैविंग, वो बेसिक तो वही चलेगा, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर भी, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम और क्या सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, बट डिफरेंट किसमें, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन 3D स्पेस। तो ऐसे को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर जैसे मान लो अपने क्या कहते हैं कि सपोज सी डबल बॉन्ड सी है, मैंने एक एच यहां रख दिया बेटा और एक एच यहां रख दिया, तो दोनों एच पास पास में हो गए नहीं। और अब दूसरा अरेंजमेंट बना रहा हूं, एक एच यहां रख दिया और एक एच इधर पीछे ले गया, तो दो अलग अलग डिफरेंट हुए, जुड़ा हुआ तो कार्बन सही है, तो इसमें कनेक्टिविटी ऑलवेज सेम हो, कनेक्टिविटी सेम। तो डिफरेंस किसमें हुआ बेटा इस बार, क्योंकि कनेक्टिविटी सेम है तो स्ट्रक्चर भी सेम हो गया ना। तो डिफरेंस किसमें होगा, डिफरेंस जो एटम या ग्रुप होंगे उनके बीच अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट मतलब एंगल या डिस्टेंस, उनके बीच डिफरेंट आता है, डिफरेंस आता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनमें एक होते हैं जीआई, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक ऑप्टिकल भी होती है, लेकिन अभी हमने इस लेवल पर ज्योमेट्रिकल या जीआई पढ़ना है अभी, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वही बात, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट ज्योमेट्री, जो उनकी ज्योमेट्री है वो डिफरेंट है, कहां, अक्रॉस ए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम। तो इसमें आपको मतलब आप ये बोलोगे कि डिफरेंट अरेंजमेंट, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड सिस्टम, तो मैं इसको देखो आपको सिंपल वे में बताना चाहूं तो ये मैं बोलूंगा कि जीआई के लिए मस्ट कंडीशन क्या हो, मस्ट कंडीशन फॉर जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें देखो ये 3 पॉइंट है और 3 के 3 फॉलो होने चाहिए, अगर एक भी मिस हो गया तो फिर उसमें जीआई हमें नहीं मिलेगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू साइड। पहले इस बात को समझते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब रोटेट नहीं करे कोई चीज। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसके थ्रू होता है याद रखना, ये हमेशा इस जगह पे होगा, यहाँ पे थ्रू डबल बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड होगा या तो या रिंग होगी, या डबल बॉन्ड होगा या रिंग होगा, वहां रोटेशन रोटेशन नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब क्या होगा कि एक बॉन्ड को फिक्स करके दूसरे को तो नहीं घुमा सकते ना, दोनों चीजें आपस में अटैच हो जाएंगी। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये जो दोनों साइड के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो अब ये चीज हम कहेंगे कि ये रोटेट नहीं कर पाएगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा, घूमेगा नहीं। ऐसा अगर आपने बॉन्ड को घुमा दिया, एक को फिक्स करके दूसरे को घुमा दिया, घुमाने का मतलब भी समझ लेना बेटा, एक को फिक्स रखना है और दूसरे को घुमाना है। जैसे आपका पेन है, पेन के ऊपर उसकी कैप है, उस पेन को फिक्स करके कैप को घुमाओ, वो कैप घूम रही है, इसका मतलब रोटेशन फ्री हो गया। अगर पेन को फिक्स करके कैप को घुमाए और कैप नहीं घूमे, तो इसका मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन वहां नहीं हो रहा है। तो हमारे हमें क्या चाहिए, पहला लाइन क्या पढ़ना बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन टू साइड। वो कहाँ होता है, क्या होता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अब ये दोनों के बीच, इन 2 पॉइंट के बीच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो दोनों के बीच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया। या जैसे कोई रिंग बना लिया आपने, ये रिंग, और इस रिंग पर इस वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेकर के हमने सपोज कोई अटैच कर दिया, तो यहाँ रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच रोटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइड फिक्स है। तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड का मतलब सीधा याद करो, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कार्बन जहां भी दो एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या दो एटम रिंग के साथ अटैच हो, तो वहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, रोटेशन नहीं हो सकते। तो पहला पॉइंट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। दूसरा पॉइंट देखो, 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लेने हैं, तो उन तीनों में से तीनों होने चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, एक भी। दूसरा पॉइंट
टू डिफरेंट ग्रुप और एटम at each rotation restricted site. दूसरा नंबर पॉइंट देखो, टू डिफरेंट ग्रुप और एटम, जो भी एटम है या ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए। किस जगह पे? ईच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट वाइज। देखिए मैंने अभी बोला आपको एल्कीन, पहली कंडीशन क्या बताई थी? तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड या रिंग, जैसे डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के बाद कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है ना बेटा, तो अभी तो कार्बन के देखो 2 ही बॉन्ड में, तो 2 और होंगे ना यहाँ पर इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पर जो 2 ग्रुप होना वो अलग अलग होने चाहिए। एक सपोज ए है तो दूसरा बी हो जाए। ऐसे ही इधर वाले पे भी दोनों ग्रुप जो लगाओ ना वो डिफरेंट होने चाहिए, जैसे ए या बी। इन वाले ग्रुप का इनसे कोई लेना देना नहीं, बस ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। इस कार्बन के ऊपर मैंने क्या लिखा है उस लाइन का मतलब देखो, टू डिफरेंट ग्रुप और एटम एट ईच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट। तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट तो ये वाली है एक, और एक ये वाली है। इस पर लगने वाले ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, जैसे ए है तो इधर बी, जैसे इस पर ए है तो इधर बी। ऐसे भी हो सकता है सी डबल बॉन्ड सी, इस पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट सपोज ए और बी है, इधर आ गया सी और डी, ये भी चलेगा। क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि ईच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट जो है, ईच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट, उस पर लगने वाले ग्रुप डिफरेंट हो। इधर ए है तो इधर बी, इधर सी है तो इधर डी चलेगा। अब इसका इधर वाले से हम नहीं कह रहे कि एक हो या डिफरेंट हो। जैसे मैं ये बोल दूं सी डबल बॉन्ड सी, ए और बी, इधर लिख दूं सी, या मैं लिख दूं ए ही लिख दूं, इधर भी ए। अब ये कंडीशन फेल होगी। क्यों फेल होगी? कहां से फेल हुई है बेटा? देखो इधर से तो ओके है, इस साइड से, इस वाली रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइड में तो ये ए है ये बी है, लेकिन इधर वाली साइड में देखो दोनों क्या आ गए? सेम ग्रुप। सेम आ गए, तो सेम नहीं होने चाहिए। इसलिए अब ये जीआई की कंडीशन नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट जीआई होना चाहिए कि जहां डबल बॉन्ड हो या रिंग हो, और जहां पे डबल बॉन्ड या रिंग हो, जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, उस पॉइंट पर डिफरेंट ग्रुप हो। क्लियर दूसरे वाला पॉइंट? यस सर। अब एक फॉलो नहीं होना चाहिए बेटा, तीनों फॉलो होने चाहिए, जिसमें से 2 बताए अभी मैंने, तीसरा बताने जा रहा हूं। थर्ड पॉइंट, ऑल एटम्स और ग्रुप ऑन रोटेशन restricted site must be in same plane, must be in same plane। आपने जो भी जैसे ए बी सी डी जो भी ग्रुप बनाए थे, वो ग्रुप आपके सेम प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। अब इस बात का मतलब क्या है? देखो क्योंकि 3D है ना, 3D करने जा रहे हैं, 3D में देखना है चीजों को। सेम प्लेन का मतलब जैसे मान लो कॉपी पर है तो सारे कॉपी के प्लेन के ऊपर ही, बोर्ड पर देख रहे हो तो बोर्ड के प्लेन पर हो आप, टैब पे देख रहे हो टैब पर, एक प्लेन के अंदर होने चाहिए। और वो कब हो सकते हैं? देखो जब भी अगर एक ही सिंगल बॉन्ड है तो प्लेन में आएंगे, जब कभी भी, जैसे ये कार्बन देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया बेटा। यहां पर अगर आप इसको बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगी ना, तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो बेटा ए बी, अगर ऐसा सोचो तो एक ट्राइंगल है ना ये रहा, इसको मैं जोड़ के ऐसे देखूं तो एक ट्राइंगल है ना ये रहा। इधर वाला बनाऊंगा ए बी तो ये भी क्या हो जाएगा? एक ट्राइंगल होगा ना, है ना? 2 ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये और ये चारों किस में आ रहे हैं? सेम प्लेन में आ रहे सेम प्लेन। हैं। हाँ, तो जब भी एक डबल बॉन्ड होगा और उस पर लगने वाले एटम जो होंगे वो हमेशा सेम प्लेन में होंगे। लेकिन अगर लगातार 2 डबल बॉन्ड आ गए, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, फिर लगातार आ गया, तो यहां पर जो आपका ए होगा बी होगा, सपोज ये ट्राइंगल आ गया ए बी,
अब हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 है, yes, और एक छोड़ के जो सेकंड है उसका भी 2 है, लेकिन ये अब क्या होगा कि ये जब ऐसा आएगा, मतलब दो लगातार डबल बॉन्ड होते हैं तो उन पर लगने वाले एटम कभी भी सेम प्लेन में नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पहला पाई बॉन्ड अगर ऐसे बना है, देखो जैसे नक्के जुड़े होते हैं, जैसे कोई जंजीरी होती है, उसका नक्का एक ऐसा हो गया, दूसरा लगातार नक्का होगा तो फिर ऐसे आएगा ना बेटा, yes, ना? फिर तीसरा आएगा तो अब फिर ऐसे आएगा, फिर फोर्थ होगा तो फिर कैसे आएगा, ऐसे, फिर फिफ्थ आएगा तो ऐसे। अब इसका मतलब अगर एक ही होता तो ये तो सेम प्लेन में था, तो सेम प्लेन में ये और ये है ना, ये वाला तो नहीं है ना, देखो yes, ये वाले नहीं है। तो जब दो लगातार डबल बॉन्ड आ जाए तो समझ लेना कि उनके ग्रुप सेम प्लेन में नहीं हो सकते, ये वाला और ये वाला सेम प्लेन में नहीं हो सकते, ये सेम प्लेन में नहीं हो सकते, तो ये ट्विस्ट कर जाएगा, कहने का मतलब ये ट्राइंगल ऐसे होगा और इधर वाला जो ट्राइंगल होगा वो ट्विस्ट कर जाएगा। अब ये ट्राइंगल ट्विस्ट जो है, वो ट्विस्टिंग हम जो करेंगे वो कैसे देख सकते हैं, इसको 3D में सोच के देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल, मतलब कैसे कहना चाहता हूं, जैसे आप हैंडशेक करते हो, दोनों हाथ एक ही प्लेन में रख के मिला दो आप, तो इसका मतलब सेम प्लेन में हो गया। अब दोनों हाथों के ना फिंगर को फिंगर से, टॉय से करा दो, और दोनों जो आपके थंब है वो एक ही डायरेक्शन में रखो, तो एक प्लेन में बना दो। अब क्या करो, एक हैंड को तो परपेंडिकुलर रहने दो बेटा, और दूसरे हैंड को ना ट्विस्ट कर दो 90 डिग्री पे, तो दोनों हैंड जो होंगे अब एक दूसरे के किसके रिस्पेक्ट में आ जाएंगे बेटा, दोनों हैंड इतने एंगल पर आ जाएंगे। मतलब आपका हर एक हैंड सपोज पाई बॉन्ड है, और दोनों हैंड की फिंगर जो है, टॉप जो है, वो फिंगर टू फिंगर ऐड कर दिया आपने, और थंब को एक ही डायरेक्शन में रख दिया सपोज, और फिर क्या किया, एक हैंड को तो आपने वैसे ही रखा, दूसरे को आपने मोड़ दिया 90 डिग्री पर, तो क्या दोनों थंब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे अब? नो सर। एक, No, no, sir. sir, No, sir. क्योंकि एक थंब एक प्लेन में होगा, मान लो एक्स वाई में है, दूसरा वाई जेड में चला जाएगा, तो यही बात है बेटा, दो लगातार डबल बॉन्ड पर लगने वाले ग्रुप जो है ये सेम प्लेन में नहीं है। जो सेम प्लेन में है मैंने देखो सीधी लाइन खींची है ऐसे, जो प्लेन में नहीं है मैंने ऐसे ऊपर कर दिया ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं शो करेगा जी आई, पहले वाला शो करेगा। हाँ अगर मैं अब ऐसे बना दूं, देखो सपोज मैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है, उसके बाद तो बहुत इजी है। देखो सी, डबल बॉन्ड सी, फिर दूसरा डबल बॉन्ड, अब तीसरा डबल बॉन्ड बना दिया, तो बताओ बेटा अब जो इन पर लगने वाले ग्रुप होंगे वो सेम प्लेन में होंगे, लास्ट में एंड और स्टार्ट वाले में, या yes, sir, अपोजिट इसमें Yes, होंगे? sir. same plane, सेम प्लेन, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ए बी सी डी, इसका मतलब सेम प्लेन में है ना। अब मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसे दिखा दूं, अब बताओ इन पर लगने वाले ग्रुप जो फर्स्ट और लास्ट वाले में है वो सेम में होंगे या अपोजिट होंगे, मतलब सेम में होंगे या अलग अलग प्लेन में होंगे? ऐसे बना के देखा करो, पहला ऐसे, फिर ऐसे, अब ऐसे, तो किस में दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर जो ग्रुप होंगे सेम। इसे दिख रहे हैं सेम प्लेन में, ऐसे बना के देख लिया करो, पता लग जाएगा सेम प्लेन में। इसमें देखो ये ऐसे लंबा इलोंगेटेड है ना, ये वर्टिकल, फिर देखो ये इलोंगेटेड, तो अब किस में आगे, देखो ये वाला और ये वाला किस में आगे, सेम प्लेन। सेम प्लेन। इसमें देखो पहला सपोज ऐसे बनाया बॉन्ड आपने, तो दूसरा ऐसे आया, तो अब तो सेम प्लेन में नहीं हो सकते ना, yes, पर अकेला होगा तो कोई कोई पॉइंट ही नहीं, अकेला है तो सेम प्लेन ही है, वो तो है ही अकेला। तो डबल बॉन्ड, तो ये तीन चीजें जो मैंने बताई है, जिसके अंदर ये तीनों कंडीशन होगी बेटा वो जीआई शो करेगा। तो तीनों चीजें क्या क्या है, एक बार रिपीट करो। पहली चीज क्या होगी, rotation, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। Restricted rotation. रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मीन क्या हुआ बेटा, double डबल, bond or Must have ring, double bond and ring. हाँ डबल बॉन्ड हो या रिंग हो, रिंग या डबल बॉन्ड। फिर ईच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइड पे क्या होने चाहिए, different groups Two of different group. डिफरेंट ग्रुप, और जितने जो डिफरेंट ग्रुप हैं वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, same plane, Same plane. सेम प्लेन में, तभी आप जीआई शो करोगे, अदरवाइज जीआई शो नहीं हो पाएंगे। क्लियर? यस सर। चले आगे। यस सर। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अब।
जो बुक्स की लैंग्वेज इसमें देखोगे ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपको ये 3 चीजें अपने दिमाग में बिठानी है। जहां भी ऐसा हो गया तो समझ लेना है कि आपके जीआई बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेंगे। जैसा मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। ये वाला एग्जाम्पल देखो, पहले वाला, मैं जिस इस पे टिक करूं पहले वो देखने आपने। देखो सी, डबल बॉन्ड सी, या फ्लोरीन या क्लोरीन, यहाँ आयोडीन या ब्रोमीन, देगा नहीं देगा जीआई? देगा सर। देगा देगा, देगा। दूसरे वाला ये एग्जांपल देख रहे हो आप, ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर सी, ये देगा नहीं देगा? अब एक चीज सोचो, यहाँ पर क्या है कि आप क्या करो, ये बड़ा टिपिकल एग्जांपल आ गया। देखो इसको आप ऐसे सोचो, अगर सपोज आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो एक रिंग है और रिंग के साथ ही बेटा देखो डबल बॉन्ड कर दिया मैंने। डबल बॉन्ड पर मैंने एक CH3 लिख दिया और एक Cl लिख दिया सपोज, और इधर एक ऐसे मैंने ग्रुप लगा दिया और एक एग्जांपल ऐसे लिख दिया मैंने, CH3 और Cl कर दिया। अब आपने क्या है कि सपोज इसमें देखना है तो आप सेंटर पॉइंट ढूंढोगे, ये आपका IQ होगा क्योंकि 3D है ना। तो आप क्या सोचो, ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट ले लो, डबल बॉन्ड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है ना साइट। यस। अब ये आपने सिलेक्ट कर लिए 2 पॉइंट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। अब इस पर क्या है, हाफ हाफ काट लो इसको ऐसे, ये ऐसे हाफ काट लो, इधर भी हाफ करो। ये सपोज ए है तो ये क्या बन गया मेरे लिए, बी। बी। और इसमें देखो अगर मैं ये वाला पार्ट सोच रहा हूं कि ए है, कुछ भी, या सी है, ये वाला पार्ट सी है, तो ऊपर वाला पार्ट देखो क्या होगा, डी। आधा आधा करके देख लिया। सी जैसा तो नहीं है ना, आधे से तो अलग है ना, ऐसे आधा करके, ये डी हो गया। तो अब देखो डबल बॉन्ड आ गया बीच में, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइड, इस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट और इधर वाला ग्रुप भी डिफरेंट। तो अब सोचो देगा या नहीं देगा? देगा। देगा सर। देगा। इसलिए हमारा ये दे देगा। लेकिन अगर मैंने ये नीचे वाला एग्जांपल रखा होता तो देखो, ये सोचो देगा या नहीं देगा जीआई? सर नहीं देगा। नहीं देगा। देगा सर। नहीं, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा सोचा? क्योंकि ये सेम रोटेशन ग्रुप हो सेम गया। ग्रुप हो जाएगा। ये वाला सेम हो गया ना, यहाँ से आधा काट दोगे तो, अगर यहाँ से आधा करोगे तो जैसा ग्रुप ये है, ये सपोज सी है तो ये भी तो सी ही है, ये वाला देखो। क्लियर? इसका मतलब ये वाला पार्ट जैसा इधर वाला है वैसा इधर है, तो ये नहीं देगा, लेकिन ऊपर वाला जो इधर वाला है वो आपको एग्जांपल देगा। जैसे ये एग्जांपल देखो, अब आप, ये काफी अच्छा एग्जांपल है, इधर मैंने लिखा हुआ है ये वाला, इसमें एक रिंग लिखा हमने, उसके साथ एक डबल बॉन्ड लगा दिया कार्बन, और यहां CH3 और यहां H रख दिया, और यहां पर ये पॉइंट रख दिया। अब आपने देखना है ये देगा या नहीं देगा, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं देगा। क्योंकि ये नहीं इक्वल देगा। पार्ट में अच्छा डिवाइड हो नहीं जाएगा, देगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये आपका नहीं देगा। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां से आपका नहीं आ रहा है। डबल बॉन्ड वाले जो दूसरे हैं, एक से अगर आप ज्यादा एग्जांपल लोगे तो वो हम देख ही सकते हैं, वो वाले एग्जांपल, और बढ़िया सा एग्जांपल और बना सकते थे इसमें। जैसे कोई दिया हमने CH3 वाला ना, जैसे ये वाला, ये वाला एग्जांपल दे दिया बेटा। देखो बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा? अब देखो सोचने सर का देगा। थोड़ा सा अपने को सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब पता लगेगा। क्यों? हमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट कहाँ मिलेगी? देखो अब पहले तो ये पॉइंट देखना है आपने, अब की बार ये हो गया ना रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट, ये वाली, यस और सर। इस रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड पर ये ए हो गया, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया मेरे लिए? बी। बी।
इधर इधर सपोज ये ए हो गया तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, क्योंकि मुझे तो ये और ये देखना है ना, तो इसका मतलब ये देगा। क्लियर, ये वाला देगा। यस सर। अब पॉइंट आए, मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए, मैंने कहा कि ये आपको देंगे या ये आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। अब उनको बना के देखते हैं, देंगे तो कैसे बनाओगे, कितने कितने बनेंगे। सपोज सिंपल सा एग्जांपल उठाता हूं कि मैं ये बना रहा हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH सबसे पहले बेटा आपको ये सोचना है कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा। तो देखो C और C रेस्ट्रिक्टेड साइट आ रहे हैं, यस सर। Yes. और इस पर देखो दो डिफरेंट ग्रुप है, एक H और एक ये, और ये एक H है और ये, है ना। तो इसका मतलब GI ये देगा। 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 अब देगा तो बना के दिखाएंगे कैसे देगा। देखो C डबल बॉन्ड C, सपोज एक फिक्स पॉइंट बना लो आप, इधर आपने CH3 अटैच कर दिया, इधर H अटैच कर दिया। अब अरेंजमेंट बनाना है। अब देखो इसको सपोज फिक्स कर लिया आपने पहले वाले पॉइंट, CH3 इधर, C इधर, H इधर। अब दूसरे वाले में मैं क्या रख सकता हूँ, देखो CH3 के यहाँ इधर CH3 रख सकता हूँ एक, और H इधर रख लूं, या फिर ये वाला पार्ट फिक्स किया मैंने, CH3 और H इधर घुमा दूं मैं, H ऊपर कर दूं और CH3 नीचे कर दूं, तो दो अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट बन गए ना बेटा। इसमें देखोगे तो डबल बॉन्ड के पास में ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज आपका ये डिस्टेंस है तो ये पास में, लेकिन ये तो दूर हो गए ना सेंटर पॉइंट से। देखो इधर से इनकी डिस्टेंस देखो, दो CH3 की, दोनों में सेम नहीं है ना CH3 का डिस्टेंस। तो यस जिसमें जिसमें पास आ जाते हैं CH3 ग्रुप, सेम ग्रुप एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो सिमिलर ग्रुप आर क्लोजर, और यहां पर सिमिलर ग्रुप आर फॉर। जिसमें क्लोजर होते हैं उसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म, वो फॉर्म सिस होगी। जिसमें एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक तरह से देख रहे हो 180 डिग्री पर जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म, दूसरे वाली ट्रांसफॉर्म। तो GI जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है आपका बनेंगे, मतलब जो अरेंजमेंट है वो आपके बनेंगे। CH3 CH3 के दो GI बनेंगे, एक सिस्फॉर्म हो जाएगा, एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्लियर। यस सर। Yes. यस सर। यस सर। जैसे जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको साइक्लोहेक्सेन वाला बताया, मैंने कहा कि वो आपको देगा या नहीं देगा, तो उसको भी बना के दिखाना है आपने, देगा तो कैसे देगा, नहीं देगा तो कैसे नहीं देगा। सपोज मैंने एग्जांपल लिखा था ये वाला, मैंने ऐसे करके लिख दिया था, मैंने कहा था ये बताओ ये। तो बेस्ट तरीका क्या है आपका, आप इसको बोलो सर ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हमें बतानी है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये सपोज दो ग्रुप है, और दोनों ग्रुप हम अबोव द प्लेन डाल देते, दोनों ग्रुप। सपोज यहाँ CH3 है और ये CH3, तो एक तरह से ऐसे हो गए ना जैसे हम दोनों हाथ अपने फ्रंट पर आगे फैला दें, दोनों हाथ ऐसे हो गए ना दोनों CH3। तो यस यहाँ सर। दोनों CH3 हो गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है इसकी, देखो एक CH3 आप फ्रंट पे कर दो, फैला दो ऐसे आगे, और एक कर दो पीछे की साइड। तो दिखा तो ऐसे ही सकते हैं ना कॉपी के ऊपर अपने। अगर दोनों CH3 सेम साइड में दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब अगेन ये क्लोज हो गए। ये पास पास में अपने दोनों हैंड सीधे कर लो, बिल्कुल ऐसे सीधे सामने की तरफ बढ़ा दो, और एक हैंड आगे की तरफ बढ़ा दो, एक हैंड पीछे ले जाओ। तो यहाँ पर ये पास पास में होंगे, और यहाँ ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, ये A डिस्टेंस है और ये B डिस्टेंस है, तो लेकिन ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा। कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा, बी। बी। ये ज्यादा होगा ना। तो पहले वाली फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलोगे, सिस फॉर्म। दिस फॉर्म। और दूसरे वाली फॉर्म को क्या क्या बोलोगे बेटा, ट्रांसफॉर्म। तो इस टाइप से आप GI बता सकते हो कि इसमें होगा और या नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हो, और होगा तो आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो। होगा तो जैसे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ पर दो ग्रुप दोनों साइड क्लोज में हो सकते हैं, या दो ग्रुप दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं। तो उसको हम एक को सिस बोलते हैं, दूसरे फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो सिस GI, ट्रांस GI। एक आपसे सीधा अरेंजमेंट पूछ सकता है बेटा, जैसे मैं आपको ये बोल दूं, ये फार्मूला मेरे पास C2FCl Br है,
हाउ मेनी rearrangements are possible? Arrangement. How many arrangements? How many arrangements are possible for alkene having above formula? ये आपको एक दे दिया C2FClBr, इसमें आपको अरेंजमेंट दिखाने बेटा कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो देखो अब क्या है कि अरेंजमेंट बना रहे हो तो एक काम करो, C डबल बॉन्ड C बनाओ। जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के देखो ना पता लग जाएगा कि एक डबल बॉन्ड आएगा इसमें, C डबल बॉन्ड C, और ये स्केलेटन है। एक फिक्स कर लो बेटा, कोई सा भी एक, सपोज पहले एक फिक्स करके चलो, सपोज फ्लोरीन फिक्स कर दिया। अब फ्लोरीन आपने फिक्स कर दिया, एक फ्लोरीन फिक्स किया, तो एक फ्लोरीन फिक्स करने के बाद एक बार आपने फ्लोरीन फिक्स कर दिया तो इसके 180 डिग्री पर देखो क्या क्या आ सकता है इस जगह पे। अगर मैं वो फ्लोरीन फिक्स कर देता हूं तो ये 180 पोजीशन है, ये डिग्री एंगल आ गया 180 पर। देखो इधर से ऐसे सोचो 180 है ना ये, तो 180 पर क्या क्या आ सकता है देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड या तो आयोडीन। क्लोरीन आ सकता है, या ब्रोमीन आ सकता है, या आयोडीन आ सकता है ना। तो मैंने बनाए जरा देखो, ये सी इतना भी फिक्स कर दिया मैंने कि अगर मैं यहाँ फ्लोरीन फिक्स कर दूं तो यहाँ पर या तो क्लोरीन आएगा, अगर फ्लोरीन को फिक्स कर देता हूं या क्लोरीन आएगा या ब्रोमीन आएगा बेटा, और या फिर क्या आ सकता है तीसरा, आयोडीन। आयोडीन। अरेंजमेंट ही तो बनाने हैं हमने, आयोडीन। चलो इतना काम कर लिया आपने। अब क्या करते हैं, एक और चीज और सोच लेते हैं, क्योंकि अभी दो साइड और रखी हुई है हमारे पास। अभी साइड रहेगी ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। अब हर एक से दो दो की पॉसिबिलिटी है ना। अब इससे कितने बन सकते हैं, दो, यस क्योंकि हमें एक और पॉसिबल बनाना पड़ेगा, तो दो क्या पॉसिबल होगी, सी सी क्लोरीन, इधर फिक्स कर दिया था क्लोरीन। अब हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन रह गए, तो एक तो ये हो सकता है कि मैं ब्रोमीन यहां रख दूं क्लोरीन के इधर पास में, और एक ये हो सकता है कि सी डबल बॉन्ड सी अपने आप अरेंजमेंट बन जाएगा। बाकी बेटा क्लोरीन के पास में क्या रख दूं, एक और आयोडीन, आयोडीन। तो दोनों अलग अलग हो गए ना। तो इसका मतलब इससे हर एक से दो बन गए, ऐसे ही दो यहां से बन जाएंगे इस वाले से, और ऐसे ही दो यहां से बन जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, आंसर क्या आएगा, 6। 6 आप इसके अरेंजमेंट बना सकते। तो बना बना के देखना पड़ता है, कई बार कैलकुलेशंस बनानी पड़ती है भी कितना अरेंजमेंट बनेगा। तो सब अलग अलग होंगे, सब जो है ना एक जैसे नहीं, सब अलग अलग होंगे। आयुपेक नाम लिखोगे सबका अलग आएगा। तो अगर आप, हाँ बोलो, परम्यूटेशन ला के भी देख सकते थे। हाँ बिल्कुल, हम फार्मूला लगा के भी ना सीधा बना देते। तो देखो फार्मूला लगा के बनाओ, कैसे बनाते हैं, सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। हाँ, तो उससे भी हमारा कैलकुलेशन 6 आ जाता ना, उससे भी तो वो सीधा हो जाएगा, फिर सीधा फार्मूले से आ जाएगा। बट इससे ये होगा कि इसका आप ऐसे बना के देखोगे, तो अगर सिर्फ पूछा जाए कितने बनाएगा फिर तो फार्मूला लगा लेना बेटा, लेकिन अगर पूछे कौन कौन से बनेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर बताना पड़ेगा, बना के दिखाना पड़ेगा कि ये है। क्लियर बेटा, जीआई में होगा, यस सर नहीं होगा, होगा तो बना के देखने आपने कि कैसे कैसे आपका पॉसिबल है, कैसे कैसे आपकी पॉसिबिलिटी आती है इसमें। जब आपके जीआई इस टाइप से बन जाए तो फिर इनकी प्रॉपर्टी में फर्क देखना होता है कि भाई अगर जीआई बनते हैं तो प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस आएगा ना कुछ तो कुछ। तो इनको अलग अलग रिकॉग्नाइज करने के लिए एक हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम को बोलते हैं ई जेड नोमेनक्लेचर। जीआई के लिए ई जेड नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ई जेड नोमेन मतलब अलग अलग बनाने के लिए, एक तो अभी जैसे सिस ट्रांस, तो सिस ट्रांस सब जगह नहीं चलता है, तो इसके लिए हम एक सिस्टम और लेते हैं, ई जेड नोमेनक्लेचर। ई का मतलब होता है एंटीजेजन, एंटीजेजन का मतलब होता है अपोजिट।
अगर एक जैसे ग्रुप अपोजिट हो जाए तो उसको एंटी जेजन बोलते हैं। अगर दूसरा होता है जेड, जेड का मतलब होता है जुसामेन, जुसामेन का मतलब होता है टुगेदर, पास पास में आ जाएं तो जेड। लेकिन ये क्या जेड है, ये किस रूल के अकॉर्डिंग है? ये एक रूल बनाते हैं हम, सीधा ग्रुप नहीं देखते, एक जैसे ग्रुप नहीं देखते, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं CIP रूल। यूज्ड फॉर गिविंग प्रायोरिटी टू द ग्रुप। CIP, ये साइंटिस्ट है, 3 साइंटिस्ट थे, कोहन, इनगोल्ड, प्रीलोग। कोहन, इनगोल्ड, प्रीलोग, उन्होंने कुछ रूल बनाए कि आप क्या करो कि जो ग्रुप होते हैं उनको प्रायोरिटी दो। और प्रायोरिटी देखने का तरीका क्या है? देखो, रूल नंबर 1 CIP में, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम। जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, जो रेस्ट्रिक्टेड साइट पर डायरेक्टली अटैच एटम है, अगर उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, और एटॉमिक नंबर कम है तो प्रायोरिटी कम। जैसे देखो, सी मैं यहाँ कह दूं फ्लोरीन है, यहाँ सपोज कह दूं क्लोरीन है, यहाँ कह देता हूँ ब्रोमीन है, यहाँ कह देता हूँ आयोडीन। आप क्या करोगे? ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट है कार्बन, इस पर जो 2 ग्रुप है ना, इनको प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी किस हिसाब से देखनी है? इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच एटम का एटॉमिक नंबर देखना है। दो ग्रुप होंगे ना हमेशा बेटा, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट पर 2 ग्रुप होंगे तो एक का एटॉमिक नंबर कम होगा, एक का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो आप उसको एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो। तो जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? देखो इस साइड में फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन। क्लोरीन, तो हम कहेंगे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। सपोज 1 लिख दो या A लिख दो, A प्रायोरिटी है, और दूसरे वाले की प्रायोरिटी कम है, मतलब B। 1 2 भी लिख सकते हो आप, ज्यादा वाले की 1 प्रायोरिटी और कम वाले की 2 प्रायोरिटी। फिर देखो इधर आ जाओ, दूसरी साइड को सोल्व करो। इसमें देखो आयोडीन और ब्रोमीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है? आयोडीन का। आयोडीन। आप बोलोगे आयोडीन की प्रायोरिटी A है, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी है, किससे? ब्रोमीन से। ऐसी प्रायोरिटी डिसाइड करके अब देखो, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है ना, सेम प्रायोरिटी ग्रुप आर टुगेदर, मतलब पास में। अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप पास में हो तो मैंने बोला क्या यूज करना है आपने? जुसामेन फॉर्म, जस्टमिन। जेड फॉर्म, जुसामेन फॉर्म। मतलब ये जर्मन लैंग्वेज के वर्ड है ना, जेड जेड जुसामेन मतलब टुगेदर, एंटी जेजन मतलब एंटी मतलब एक दूसरे से दूर। कौन? सेम ग्रुप नहीं, अब की बार ग्रुप नहीं कह रहे हम क्या कह रहे हैं? सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप। और प्रायोरिटी किससे देखते हैं बेटा? डायरेक्टली अटैच एटम का जो आपका एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे मान लो आपके आइसोटोप्स हैं, तो एटॉमिक मास देख लो। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर एटॉमिक मास देख लो। कैसे? जैसे सपोज, जितने एग्जांपल लिखते जाएंगे उससे उतना क्लियर होता जाएगा। सपोज मैं आपको ये देता हूं, C डबल बॉन्ड C BRI हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम। ये देखिए बेटा, अब देखो, आप अगर इस वाली साइड को सोल्व करोगे तो प्रायोरिटी बड़ी इजीली दे दोगे। इस कार्बन पर देखोगे आप, ये वाला कार्बन रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइड पर आपके 2 एटम है, BRI। जिस डायरेक्टली अटैच एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो क्या दोगे? ज्यादा प्रायोरिटी किसकी आएगी बेटा? आयोडीन। आयोडीन की, और कम प्रायोरिटी आएगी ब्रोमीन की। अब आ जाओ दूसरे वाली साइड सोल्व करो। अब दूसरे में देखो, ये H है, ये D है, ये तो आइसोटोप्स है। अब आइसोटोप्स का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप्स होंगे तो एटॉमिक नंबर क्या आएगा उसका? सेम आएगा। सेम। तब क्या देखेंगे? जब प्रायोरिटी एटॉमिक मास से डिसाइड करेंगे। जब आपका आइसोटोप्स आ जाए रूल नंबर 2, देन पहले एटॉमिक नंबर से ही देखनी है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर क्या चेक करोगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी होगी। तो एटॉमिक मास देखो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में किसका ज्यादा है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का। तो आप बोलोगे इसको A प्रायोरिटी मिल जाएगी, इसको B। और फिर अगेन देखो, सेम प्रायोरिटी वाले कहाँ आ रहे हैं? सेम साइड। सेम सेम साइड में। तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म बोलोगे इसको? जेड। जेड फॉर्म। जेड फॉर्म बोलेंगे। कौन सी फॉर्म बोलेंगे? जेड फॉर्म। तो पहले आपने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, CIP रूल के अकॉर्डिंग
प्रायोरिटी डिसाइड करनी है एटॉमिक नंबर के बेस पर। एटॉमिक नंबर के बेस पर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे कि आप अगर एटॉमिक नंबर चेक करोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अगर डायरेक्टली अटैच एटम का पहले वाले एटम से नहीं होता है तो फिर दूसरे वाला एटम देखो, उससे आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। देखे, और अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप्स का केस है, तो फिर क्या देखोगे? एटॉमिक मास देखोगे। मास। देखो अब जैसे सपोज मैं आपको कह दूं कि कोई, अब वैसे सिंपल डाल देता हूं, मैं कहता हूं ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट है कोई, इस पर दो ग्रुप लगे। एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2 CH3 और एक ग्रुप लगा हुआ है ये वाला। अब मुझे इन दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। इस रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट पर मुझे इस ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है और इस ग्रुप की, इन दोनों को कंपेयर करना है, किसको प्रायोरिटी ज्यादा दूं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली अटैच एटम देखूंगा बेटा। तो डायरेक्टली अटैच एटम यहां से क्या आ रहा है? कार्बन। कार्बन। और यहां से भी क्या आ रहा है? कार्बन। 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 तो यहां से टाई होगा मैच, यहां से डिसाइड नहीं हुआ। अब मैं नेक्स्ट अटैच एटम देखूंगा। अगर नेक्स्ट अटैच एटम में जितने ज्यादा अब ये सोचूंगा, अब इसको आगे चलूंगा तो आगे देखो कितने कार्बन से अटैच है ये 1 ये कार्बन। अब ये सोचूंगा मैं, ये कितने कार्बन से अटैच है आगे देखो। 1 कार्बन। वैसे 2 है, इधर भी है इधर भी है ना, ऐसे चारों तरफ देखना है ना, चारों तरफ। यानी कि यहां से सोल्व नहीं कर पाए तो हम अगली जगह से देख रहे हैं। अब ये कार्बन देखो, जिस पर मेरा पेन चल रहा है व्हाइट वाला, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 2। और ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच है? अब 3 एक पीछे भी तो है। 4 नहीं 4 नहीं, 3 हुआ ना बेटा। कार्बन कार्बन तो 3 है ना। इसको तो देख रहे हो आप, इस वाले कार्बन को आप देख रहे हो। तो जिस एटम को आप पहला अगर इसको देखा तो ये तो एक ही कार्बन से अटैच था, ये भी एक कार्बन से। अब दूसरे वाले को देखा तो ये चारों तरफ देखो कितने कार्बन से अटैच था ये? 2 से। और ये वाला देखो कितने कार्बन से अटैच है? 3 3। तो जो ज्यादा कार्बन से अटैच है उसको प्रायोरिटी दोगे। तो इसका मतलब ऊपर वाला इथाइल ग्रुप है और नीचे वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो इसका मतलब प्रायोरिटी ज्यादा किसको मिलेगी? अब आइसोप्रोपाइल। ये इसको। तो अगर आपके पास पहले कार्बन से डिसाइड नहीं होता है तो नेक्स्ट वाले एटम को चेक करोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उससे हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर नहीं है देन आप नंबर ऑफ एटम चेक कर लो, किसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। क्लियर? चलो आगे। यस। अब सपोज जैसे ये एग्जांपल दे, बड़ा मतलब बड़ा कैलकुलेटिव काम है। अब जिस लेवल पर अपने काम करना चाहेंगे उस पर जाएंगे तो बहुत ही हमें माइन्यूट लेवल पे काम करना होगा। सपोज मैंने ये ग्रुप दे दिया आपको, CH2 और CH2 ग्रुप, और एक ग्रुप ये दे दिया और मैंने कहा कि प्रायोरिटी बताओ। तो देखो कैसे सोचेंगे। अगर मैं इस कार्बन से प्रायोरिटी देखूं तो ये तो कितने कार्बन से अटैच है? इधर से आगे 1 से जा रहा है ना, वैसे 2 से है, लेकिन दोनों को देखना है मुझे, इसको देखना है और इसको देखना है। तो पहले इसको देखो, ये कितने कार्बन से अटैच है? 2 अब देखो, अब इसमें एक रूल है, अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए ना तो उसको 2 काउंट कर लेना। अब उसको 2 कार्बन काउंट करना। अब देखो, अब ये कार्बन है 1 2 ये 3। तो मैं किससे सोचूंगा इसको, कितने कार्बन से अटैच मानूंगा इसको? 3 3 से। अब इधर आ जाओ, इस वाले को देखो, ये भी कितने कार्बन से अटैच है? 3 तो यहाँ टाई हो गया ना। फिर यहाँ से डिसाइड नहीं हो रहा है। अब आ जाओ इस पर, अगले वाले पे, इस पे आओ। अब ये बताओ कितने कार्बन से अटैच है? 2 वेरी गुड, क्योंकि 2 काउंट करूंगा ना इसके लिए भी तो। और ये वाला कार्बन देखो कितने से अटैच है? 1 1। तो ज्यादा कार्बन से कौन अटैच हुआ? ऊपर वाला। मतलब मल्टीपल बॉन्डेड वाले हो, एक जैसे एटम हो तो मल्टीपल बॉन्डेड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इसका मतलब अब की बार इसकी प्रायोरिटी A और इसकी प्रायोरिटी B आ गई। अगर मेरे ये ग्रुप कौन सा था देखो, CH डबल बॉन्ड CH2 को ग्रुप को क्या नाम बताया था मैंने, याद है आपको? CH2 डबल बॉन्ड CH2, विनाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा इसको। कौन सा ग्रुप बोलते थे? विनाइल। तो अगर तीनों में देखो, इथाइल और आइसोप्रोपाइल और विनाइल ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी? इथाइल से ज्यादा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल से ज्यादा विनाइल।
विनाइल ग्रुप की डिसाइड करोगे। क्लियर? यस सर। तो ऐसे आप मतलब अब आपको बनाना हो, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, सपोज ये लिख देता हूँ सी और मॉलिक्यूल पूरा कर देता हूँ, ये लिख देता हूँ फ्लोरीन और यहाँ कुछ भी लगा देता हूँ CH3, यहाँ लगा देता हूँ कार्बन, यहाँ लिख देता हूँ ड्यूटेरियम और यहाँ लिख देता हूँ CH3। अब मुझे EZ पूरा करना है। देखो एक साइड सोल होगी, ये वाली साइड सोल करो इस एल्कीन की, तो फ्लोरीन और यहाँ डायरेक्टली अटैच एटम क्या होगा, नीचे वाला कार्बन। फ्लोरीन में कार्बन, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है बेटा, कार्बन का या फ्लोरीन का? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो इसका मतलब A प्रायोरिटी इसको और B इसको। अब देखो इसका A प्रायोरिटी ये और इसका A प्रायोरिटी ये, तो सेम प्रायोरिटी कहाँ जा रही है, मॉलिक्यूल में पास जा रही है, दूर जा रही है, ऑपोजिट। अपोजिट जा रही है। अपोजिट को बोलोगे क्या फॉर्म बोलोगे ई इसको? फॉर्म। E form. ये फॉर्म बोलोगे। अब देखो इसको डिसाइड करो, नीचे वाले को, इधर वाली तो डिसाइड कर चुके हो आप, इधर वाला सोल्व करो। ड्यूटेरियम और CH3 में किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, कार्बन। कार्बन। कार्बन को, तो इसको प्रायोरिटी A, इसको प्रायोरिटी B। अब देखो सेम प्रायोरिटी कहाँ जा रही है, यहाँ पर दो। दूर जा ऑपोजिट। रही है, अपोजिट जा रही है, दूर जा रही है, तो कौन सी फॉर्म दोगे इसको भी, ई फॉर्म। इसको भी कौन सी फॉर्म देंगे, ई फॉर्म। तो जेड और ई फॉर्म का सिस और ट्रांस से कोई लेना देना नहीं है बेटा, क्योंकि सिस और ट्रांस में क्या बोलते थे आप, एक जैसे ग्रुप, और यहाँ पर एक जैसे ग्रुप नहीं कह रहे आप, क्या कह रहे हो यहाँ पर, सेम प्रायोरिटी। डिफरेंट ग्रुप। नहीं यहाँ पर ग्रुप कैसा भी हो, हम कह रहे थे वहां पर हम कह रहे थे सेम ग्रुप, और यहाँ कह रहे हैं ग्रुप विद सेम प्रायोरिटी। वहां पर हम कहते थे सिस ट्रांस में सेम ग्रुप आर क्लोज, यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेम ग्रुप थोड़ी बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, ग्रुप विद सेम प्रायोरिटी आर क्लोज, उसको हम जेड बोलते हैं। ग्रुप विद सेम प्रायोरिटी आर अपोजिट, तो उसको कौन सी फॉर्म बोलते हो आप, ई फॉर्म। ई फॉर्म बोलते हैं। ई फॉर्म। तो ई जरूरी नहीं है कि जो ई है एंटीजेजन फॉर्म है वो आपका उधर ट्रांस ही हो, सिस ट्रांस का EZ से कोई लेना देना नहीं होता। EZ का तरीका CIP रूल के अकॉर्डिंग होता है, और सिस ट्रांस जो होता है वो तो एक कुछ जगह पे लगता है जहां एक जैसे ग्रुप होते हैं, उस जगह हम लगा सकते हैं। जहां ग्रुप भी सारे अलग अलग हो तो वहां तो आप सिस ट्रांस वाला केस जो है वो लगा ही नहीं पाओगे। ये देखो ये नोट भी लिखा है, जेड कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट देखो, जेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कंपाउंड मे और मे नॉट बी इक्वल टू सिस, जेड का सिस से कोई लेना देना नहीं। जैसे ये देखो एग्जांपल, कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। अब देखो अगर सिस और ट्रांस की नेमिंग के हिसाब से सोचे तो ClCl सेम ग्रुप, आर क्लोजर या आर टुगेदर। यस। तो जब सेम ग्रुप क्लोज होते हैं तो इसको कौन सी फॉर्म बोलोगे बेटा, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म। एक तो तरीका ये होगा नेमिंग का। अब एक जो है प्रायोरिटी से देखिए, प्रायोरिटी से देखो, CIP रूल से, सेम मॉलिक्यूल है, CIP रूल फॉलो करते हैं, तो पहले इनमें प्रायोरिटी डिसाइड करो, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ब्रोमीन की, ब्रोमीन। फिर क्लोरीन की, और क्लोरीन और आयोडीन में किसकी ज्यादा, आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन की, फिर क्लोरीन की। तो कौन सी फॉर्म आई ये, अब ये सेम Z ग्रुप नहीं है, जेड फॉर्म। जी फॉर्म। अब ये आपका सेम ग्रुप नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं ग्रुप विद सेम प्रायोरिटी आर टुगेदर, ठीक है, इसलिए इसको कौन सा फॉर्म बोल दिया हमने, जेड फॉर्म। जेड फॉर्म। अब आप एक एग्जांपल दें, अगर मैं इस एग्जांपल को ये लेता हूं ClBr, इसी एग्जांपल को यहां पर Cl और यहां फ्लोरीन ले लेता हूं, अब सोचो सिस और ट्रांस के हिसाब से कौन सा होगा ये, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म। लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से देखो, प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा तो A और B, इधर प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा क्लोरीन और फ्लोरीन में किसको ज्यादा मिलेगी, A B। अब प्रायोरिटी के हिसाब से देखो तो कौन सा आया, देखो
E form. E form. ई फॉर्म। तो इसका मतलब सिस का कोई रिलेशन नहीं है ना ई और जेड से। Yes, अगर sir. कोई सिस है तो मे भी वो ई भी हो सकती है और मे भी F. Z. जेड भी हो Z. सकती है। तो जेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड मे और मे नॉट बी इक्वल टू सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस ट्रांस की बात अलग होती है, दोनों बातों में बहुत फर्क है ना। सिस का मतलब सेम ग्रुप, और वो ग्रुप थोड़ी सेम देख रहे हो, वहां क्या देख रहे हो आप, प्रायोरिटी वाले देख रहे हो। जैसे एक तो ये बोल दिया जाए कि सेम दोस्त इकट्ठे बैठ जाओ भाई, एक ऐसा बोला जाए कि सेम नंबर वाले जो है वो एक साथ बैठ जाएं, तो दोनों बातों में फर्क है ना। तो इसलिए आपको जो सिस ट्रांस है वो सिर्फ सेम ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन ई जेड सिस्टम किसके लिए अप्लाई करते हो, सेम प्रायोरिटी। और वो प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग दी जाती है बेटा, Atomic number and mass. CIP. सीआईपी रूल के। सीआईपी रूल का फुल फॉर्म क्या है, 3 साइंटिस्ट के नाम है बेटा, Cohn, Ingold. कोहन, इनगोल्ड, प्रीलोग, सीआईपी। कोहन, इनगोल्ड, प्रीलोग रूल के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट अब कैलकुलेशन करनी है खास करके एल्कीन की, तो आप ये भी बना सकते हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ साइट जो ज्योमेट्रिकल शो करता है, तो आपका केस फर्स्ट लिख सकते हो। अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है, इफ, केस फर्स्ट, इफ molecules is not symmetrical, तो सीधा सा तरीका है बेटा, जब भी जीआई निकालने हो तो जो आपका 2 है 2 का पावर n कर देना, और n जो है वो आपका है नंबर ऑफ साइड्स जो जीआई शो करेंगे, नंबर ऑफ साइट विच शोज जीआई। जैसे देखो, मैंने अगर ये मॉलिक्यूल लिख दिया बेटा CH3 CH CH CH2 CH3, इसमें देखो आप साइट कौन सी है देख रहे हो आप, साइट कौन सी होगी जो जीआई प्रोड्यूस करेगी बेटा, ये वाली साइट प्रोड्यूस करेगी ना, Yes. ये Yes. साइट होगी, ये साइट है। और इसमें देखो इधर कौन सा ग्रुप आ रहा है, Cis. मिथाइल, मिथाइल। और इधर देखो कौन सा ग्रुप आ रहा है, Ethyl. मिथाइल। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, नॉट सिमेट्रिकल। इफ मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिकल मतलब जो आपकी ज्योमेट्री जहां से बननी है, जिस डबल बॉन्ड से बननी है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट साइड से बननी है, उसके दोनों साइड अलग अलग ग्रुप हो। अब क्या होगा, गलती ये मत कर देना, लास्ट में इधर देख रहे हो सोचोगे आप CH3 है, इधर भी CH3 से पहले भी कुछ है, क्या है वो, CH2 है। CH2. तो ये फार्मूला लगा दोगे बेटा, if molecule is not symmetrical then GI निकालने का फार्मूला 2 raised to power n, और n का मतलब नंबर ऑफ साइट which shows GI। तो इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो साइट तो एक ही है ना, ये वन साइट है सिर्फ, साइट मतलब डबल बॉन्ड को वन साइट लेना है, तो इसके कितने GI बन जाएंगे, 2 raised to power 2 1, 2 raised to power 1, तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 2 GI। तो 2 कौन कौन से होंगे वो फिर हमें पता ही है, एक सिस फॉर्म होगा और एक ट्रांस, या हम ये कहेंगे कि एक ई फॉर्म होगा और एक जेड फॉर्म होगा। अगर आपके पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, मॉलिक्यूल में दोनों साइड जो है डबल बॉन्ड की दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो जीआई आप फार्मूला यूज करोगे बेटा 2 raised to power n, n का मतलब होगा नंबर ऑफ साइड विच शोज जीआई। अगर आपके पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर आपके पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है, तब आपको एक चीज चेक करनी है, आपने ये देखना है कि जो आपके एन है, मतलब जो आपकी जीआई साइट है, वो इवन है या ओड है, इवन है या ओड है। अगर इवन है तो फार्मूला ये यूज कर लेना 2n-1 + 2 n/2 - 1। और अगर ओड हो जीआई साइट, n जो है n ओड है या n इवन है, उसके बेस पर n ओड है तो 2n-1 2n/2 - 1, और इवन है तो ओड है तो 2n-1 + 2n-1/2। यहां से आपको डायरेक्ट जो है जीआई मिल जाएगा, डायरेक्ट आपके जीआई मिल जाएंगे। जैसे देखो आपके कुछ एग्जांपल्स कर सकते हो आप इसमें, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपका ये सेकंड नंबर एग्जांपल देखो, देखो CH3
CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट ये है आपकी, है ना, और ये भी है, दो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट होगी। इधर कैसा ग्रुप है CH3, इधर कैसा ग्रुप है CH3, तो अब कैसा मॉलिक्यूल आया बेटा, ये सिमेट्रिकल हुआ। Symmetric. सिमेट्रिकल में अब साइट देखो कि कौन सी आ रही है, साइट इवन आ रही है, ओड आ रही है, Even. इवन आ रही है, दो साइट आ रही है, तो इवन आ रही है तो क्या फार्मूला लगाओगे, 2n-1 वाला फार्मूला, 2 साइट है, 2-1 प्लस 2 अपॉन 2 -1, तो कितना आ गया, ये तो 2 ही रह गया, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, Yes. कितने GI बनेंगे टोटल 3, टोटल 3 बन जाएंगे। तो आप जो है ये चीज चेक कर सकते हो कि इवन है या ओड है, और इवन उसको बना के भी दिखा सकते हो आप। जैसे देखो एग्जांपल में यहाँ कुछ और क्लैरिटी से लिखता हूँ। सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल लिख दिया, केस सेकंड, मैंने लिखा ये वाला CH3 CH 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 CH3, ये वाला एग्जांपल बोला ना मेरे बेटा। तो इसमें देखो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइड अल्टरनेटिव पोजीशन पे जा रहा है, ये इधर जा रहा है ऐसे, फिर ये ऐसे जा रहा है, ये इधर तो प्लेन वाला तो हो ही गया, इसका मतलब ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइड देगा और GI आएंगे, और GI वाली साइड एक ये आ गई और एक साइड ये आ गई, और दोनों साइड के अपोजिट साइड CH3 आ गया, तो ऐसा मॉलिक्यूल कैसा बोलोगे आप, Symmetric. Symmetric. और इसमें n मतलब GI साइड कितनी आ रही है आपके पास, 2 का मतलब कौन सा नंबर हो गया, Even. इवन। तो मैंने क्या बताया, GI निकालने का फार्मूला क्या होगा, 2n-1 प्लस 2n अपॉन 2-1, तो 2n-1 तो निकाला आपने, तो कितना आया 2n-1, 2-1 प्लस 2 अपॉन 2-1, तो ये कितना हो गया 2 का पावर 1, और ये 2 का पावर 0, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो टोटल कितने हो गए बेटा 3. 3, मतलब GI बने 3। तो कौन कौन से GI 3 हो सकते हैं, देखो एक होगा EE, तो दोनों डबल बॉन्ड पर EE, एक होगा ZZ, और एक होगा EZ या ZE, बट सिमेट्रिकल है तो दोनों एक जैसे होंगे ना, ये वाले EZ और ZE तो एक ही बात होगी, अरेंजमेंट तो सेम हो गया, इसलिए टोटल GI कितने बनाओगे आप इसमें, टोटल 3. GI देखो 3 बन गए इसमें, इस केसेस में आपके टोटल GI 3 बन गए, तो टोटल GI 3 बन जाएंगे। और इवन मतलब आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे, आप इवन अरेंजमेंट करके बता सकते हो, आप बनाओगे ऐसे, देखो बना के देखना। जैसे आप अरेंजमेंट पहले एक फिक्स किया CH3 C, ये सपोज H किया, यहाँ C आ गया, फिर यहाँ H लिया, ये C, फिर यहाँ फिर डबल बॉन्ड है देखो C, फिर यहाँ आपका H है, तो यहाँ आपका H आया है, CH3 आया है। अब इस केसेस में आपने देखो अरेंजमेंट देना, पहले यहाँ दो, देखो CH3 और H, इसकी प्रायोरिटी A, इसकी प्रायोरिटी B, इधर देखो नीचे की साइड प्रायोरिटी A और B, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया है, तो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ जा रहे हैं, एंटी जा रहे हैं, Opposite. तो E हो गया ये फॉर्म। अब इस वाले में निकालो, देखो नीचे वाले में, अब इस वाले में सोल्व करोगे आप, देखो कैसा करोगे आप, देखो इधर H है CH3, तो इधर A, इधर B, फिर इधर देखो, इधर ऊपर की साइड कार्बन है, तो A और B सेम प्रायोरिटी ग्रुप कैसे जा रहे हैं, अपोजिट, तो ये भी क्या आया E, तो E. एक अरेंजमेंट ये बन गया। दूसरा अरेंजमेंट ऐसे भी तो बना सकता था मैं, CH3 ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने देता हूं, ऊपर वाला ऐसे रहने देता हूं, ये ऐसे कर देता हूं, CH3 ऊपर H नीचे। अब क्या हो जाएगा, ये वाला तो कौन सा होगा, पहले वाला डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट, ये तो ई है ना, ये और ये तो सेम ही है, यहां बदल दिया मैंने, इस वाले हिस्से को बदल दिया, CH3 ऊपर ले गया, H नीचे ले गया, तो ये Z बन जाएगा, ई Z। अब क्या करूं, इस Z को रहने देता हूं और ऊपर वाले में चेंज कर देता हूं, तो इसलिए आपके क्या क्या अरेंजमेंट बनेंगे, ई ZZ और EZ या Z. EZ या ZE बोल दो, लेकिन क्या है कि दोनों सिमेट्रिकल साइड हैं, चाहे आप फ्रंट से बैक की तरफ चलो या बैक से फ्रंट, वो एक ही है, वो एक मॉलिक्यूल है, बस उसमें कोई फर्क नहीं आएगा नेमिंग में, इसलिए EZ या ZE सिमिलर होंगे, इसलिए टोटल GI कितने बोलोगे इस केस के अंदर आप,
3 क्लियर? Yes. अब सपोज मैं एक चेंज कर देता हूं इसी मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया इसी मॉलिक्यूल में आई मेक वन चेंज, और वो चेंज है ये वाला, दिस वन. सपोज इफ यू टेक this alkene CH3CH double bond CH, CH double bond CH, CH2CH, ये वाला ले लिया बेटा. तो इसमें देखो, तो GI साइट काउंट करो. पहली बात देखो, एक GI साइट ये रही, ठीक है. Yes. दूसरी GI अल्टरनेटिव पोजीशन पे ये रही, लेकिन दोनों के एंड सेम है, अलग अलग है. अलग क्योंकि इधर CH3 आ रहा है और इधर CH2 CH3 आ रहा है. तो ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया. बताओ कौन सा फार्मूला लगाऊं टोटल निकालने के लिए? Raised to power सीधा डायरेक्ट 2 raised to power n. तो कितना हो जाएगा देखो, 2 raised to power n है तो 2 का पावर 2 मतलब टोटल 4. तो 4 सोच सकते हो ना क्या क्या बनेंगे अरेंजमेंट. और कौन से? ई ZZ ZZ Z. इस बार EZZ EZ और ZE अलग अलग आएंगे. EZ और ZE अलग अलग आएंगे बिकॉज मॉलिक्यूल कैसा है? नॉट Non-symmetric. Not symmetrical. नॉट सिमेट्रिक. क्लियर? Yes. तो इतने GI बनेंगे. सपोज मैं एग्जांपल ये देता हूँ CH3. अब सपोज ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपसे, GI पूछ लिया बेटा, ये कितना GI बनेगा. तो पहले देखो मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करो और उसमें GI साइट काउंट करो. यहां तक GI साइट है, तो GI साइट के दोनों साइड क्या आ रहा है देखो, CH3. मिथाइल मिथाइल आ रहा है. तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया बेटा? ये सिमेट्रिक सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल जब भी आ जाए तो मुझे साइट देखनी होगी, ओड है या इवन है. साइट कितनी आ रही है? 3. 3 का मतलब कैसी साइट आ गई? Odd. ऑड साइट आ गई तो फार्मूला चेंज हो जाएगा. Yes. फार्मूला चेंज हो जाएगा. तो देखो बेटा GI अब निकालेंगे तो क्या आएगा? GI इज इक्वल टू 2n-1 प्लस 2 n-1/2. तो टोटल 2, ये कितना रहा? 3-1 प्लस 2 3-1/2. सोल्व कर लो बेटा, कितना आया देखो. 2 हो गया ना. पहला कितना हो गया? 2 का पावर 2 आ गया 4. इधर कितना हो रहा है? 2/2, 2 का पावर 1 2. तो कितने आ गए टोटल? सही है. 6. कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा. यस कर लोगे, अब ऐसे बना लोगे GI. Yes. तो आप देखो, जो GI देखना है आपने, तो GI देखने में सबसे पहले कंडीशंस फॉलो करनी है. अगर वो तीनों कंडीशन है तभी GI बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे. और अगर आपको GI बनाने हैं तो फार्मूले बताए हैं मैंने, इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग आप किसी के भी GI जो है वो बना सकते हो कि ऐसे देखोगे. और इनकी नेमिंग के 2 तरीके बताए मैंने. एक कौन सा तरीका? एक तो सिंपल तरीका है, कौन से वाला? सिस और सिस एंड ट्रांस ट्रांस. और एक दूसरा रूल के अकॉर्डिंग है, वो कौन सा है? CIP रूल CIP रूल के अकॉर्डिंग. तो इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ GI. देखो इसमें प्रॉपर्टी में जनरली अगर हम देखेंगे कि जैसे इनके, बिकॉज देखो GI है, GI सेम फैमिली के मेंबर है, तो जनरली केमिकल रिएक्शन तो सेम होगी, लेकिन डिफरेंस किसमें आएगा? सिर्फ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा ना. तो पहला पॉइंट स्टेबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी. तो यूजुअली ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो डोमिनेट होते हैं स्टेबिलिटी में सिस आइसोमर. ऐसा ऑलवेज नहीं होता, बट यूजुअली ऐसा क्यों भाई? क्यों, कैसे बता सकते हो? स्टेबिलिटी में देखो C, जैसे सपोज एल्कीन लिया आपने C, अगर मैं ये बोलूं कि ये CH3 ग्रुप और ये H है, और ये CH3 ग्रुप, ये H है इधर, तो और एक मैं ऐसे बना दूं, ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, ये आपको एल्कीन में भी काम आएगा. तो जितने बड़े ग्रुप पास में होंगे तो टकराएंगे एक दूसरे से, और दूर दूर होंगे तो स्टेबल होंगे. तो इसका मतलब ये आपकी कौन सी फॉर्म है? पहले वाली
सिस। cis form. और ये वाली कौन सी है बेटा, एक दूसरे से अपोजिट है, ट्रांस। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, Trans form. मोर Trans. स्टेबल, यूजली मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, यूजली ये सिस फॉर्म लेस स्टेबल। जो मोर स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो जो मोर स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका लेस मेल्टिंग पॉइंट। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट को स्टेबिलिटी से अटैच करना है। अब होता है एक बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है आपका पोलरिटी पर। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल में पोलरिटी ज्यादा होगी, तो एक दूसरे मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो डाइपोल मोमेंट निकालो, ट्रांस का निकालोगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन का सिंगल बॉन्डेड कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है ना, ये सेंटर पॉइंट पर ऐसे आएगा, और इधर से ये सेंटर पॉइंट पर ऐसे जाएगा। तो ये सेंटर पॉइंट पे देखेंगे तो ये म्यू और ये म्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ग्रुप तो एक जैसे हैं, ये CH3 तो ट्रांसपोज का डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट, नॉट ऑलवेज, पर इस केस में जीरो है, जीरो डाइपोल मोमेंट। और इसमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा बेटा, देखो, क्योंकि इधर से इधर आएगा डाइपोल मोमेंट, और इसका भी इधर से इधर आएगा, तो नेट तो बनेगा ना ऐसे किसी एंगल पर। तो इसका मतलब ये नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। जिसका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, मोर पोलर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा ना, मोर पोलर मॉलिक्यूल। और जिन मॉलिक्यूल में पोलरिटी ज्यादा होती है उसमें एसोसिएशन ज्यादा होता है, इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो देखना है वो पोलरिटी से देखना है। तो इसमें जो जीरो डाइपोल मोमेंट मतलब लेस पोलर, या नॉन पोलर भी बोल सकते हो, लेस पोलर, और मॉलिक्यूल में पोलरिटी कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका लो बॉइलिंग। तो दो उधर जा रहे हैं फैक्टर फेवर सिस के ट्रांस की फॉर्म में, और ट्रांस के फेवर में जा रहे हैं, और दो बेटा सिस के फॉर्म में जा रहे हैं। तो ट्रांस की फेवर में कौन कौन से पॉइंट है, Stability and ट्रांस Stability. स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो Melting. स्टेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो जनरली ट्रांस के ज्यादा होते हैं, और सिस के क्या चीज ज्यादा होती है, डाइपोल मोमेंट मतलब dipole पोलरिटी। moment and boiling point. अगर पोलरिटी ज्यादा है तो मॉलिक्यूल में एसोसिएशन होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? Yes. बट वन थिंग हो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी ट्रांस है, कोई सा भी ट्रांस एल्कीन आ जाए तो उसका जो होगा वो जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, ये मस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना फिर आप। नॉट ऑल ट्रांस एल्कीन आर नॉट नॉन पोलर। एग्जांपल देखो, मैंने अगर ये एग्जांपल रख दिया, सी डबल बॉन्ड सी, इधर रख दिया बेटा CH3 H, इधर रख दिया H, और इधर रख दिया C2H5। अब है तो ये भी ट्रांस ना, Yes. बट यहां पर देखो कौन सा ग्रुप है, इधर वाला CH3 है, Methyl. Methyl. मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है। यहां पर तो दोनों ही मिथाइल थे ना, इधर भी मिथाइल था और इधर भी मिथाइल था, लेकिन यहां पर ये मिथाइल और इधर वाला देखो कौन सा ग्रुप है, Ethyl. मिथाइल। तो अगर ये μ1 है, ये μ2 है, लेकिन μ1 μ2 इक्वल तो नहीं है ना, तो इसलिए एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल तो नहीं करेंगे। तो म्यू रिजल्टेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट नेट जो आएगा वो जीरो तो नहीं आएगा ना। Yes, sir. और इस वाली ट्रांस के अंदर क्या आएगा वो, बिकॉज μ1 μ2 इक्वल है, ग्रुप सेम है, ये भी मिथाइल ग्रुप ये भी मिथाइल ग्रुप, तो μ1 इक्वल टू μ2, और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट म्यू कितना आया ऊपर वाले केस में, Zero. ये जो ट्रांस थी ऊपर वाली उसका नेट जीरो डाइपोल मोमेंट आया, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आया। इवन ये ट्रांस है तब भी जीरो नहीं है, देखो। तो जरूरी नहीं है कि जितनी ट्रांस एल्कीन होती है उनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, इट इज नॉट नेसेसरी। वो डिपेंड करेगा कि ग्रुप कैसे लगे हुए, क्या ग्रुप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं या ग्रुप एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। क्लियर? Yes, sir.
Yes. तो ये लास्ट में मतलब जो आपका जीआई का पॉइंट्स होता है, तो जीआई के पॉइंट में ये पॉइंट फिर आता है कि जितने भी जीआई होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी आप कंपेयर कर सकते हो। जनरली दो उसके फेवर में जा रही हैं और दो इसके फेवर में जा रही हैं और दो ट्रांस के फेवर में जाएंगी। और हम इसके और चीजें बना सकते हैं, लेकिन ये वाले एग्जांपल हमें करने से पहले एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है हमें एक और करना पड़ेगा। तो मैं अभी अब बताऊंगा, मैं यहीं पर इसका जो है इस पॉइंट का देखो एंडिंग में यहाँ करूंगा। ये टॉपिक और छोटा सा है वो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका देखो ओवरऑल अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ इस पॉइंट को यहाँ पर। तो आपने देखा आइसोमर, आइसोमर्स आपने टू टाइप के देखे, एक थे कॉन्स्टिट्यूशनल और एक कॉन्फिगरेशनल, Stereo. स्टीरियो जिसको है। मैं एक और तरीके से बताना चाहता हूँ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल थे उसमें आपके कौन से पढ़े थे आपने? Structure. स्ट्रक्चरल आइसोमर सारे इसमें आए थे, है ना। और कॉन्फिगरेशनल में जो है आपके स्टीरियो वाले हैं, सारे स्टीरियो होते हैं, ये सारे स्टीरियो आइसोमर होते हैं। स्टीरियो को हम एक कॉन्फिगरेशनल और एक कन्फॉर्मर में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी जो अभी हमने देखा कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशन में होते हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें से हमने अभी कौन सा स्टडी किया है? सिर्फ Geometric. ज्योमेट्रिकल। ये अभी हमारा +2 में होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और एक और हमें करना है कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर इसका दूसरा नाम होता है रोटोमर। तो स्टीरियो आइसोमर देखो, स्टीरियो आइसोमर एक्चुअली में टू टाइप के हैं। कौन कौन से टू टाइप बोल सकते हो आप? कॉन्फिगरेशनल एंड, वैसे टोटल देखोगे तो Conformal. 3 है। कन्फॉर्मल, कॉन्फिगरेशनल फिर टू टाइप के हैं, जिसमें से जीआई जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया, और ओआई ऑप्टिक्स लाइट से रिस्पेक्ट होता है, वो ओआई हम जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे इसमें। और एक होता है कन्फॉर्मर। अब थोड़ा सा मुझे जो आइडिया देना है उसके लिए मुझे पहले कन्फॉर्मर बताना पड़ेगा आपको। कन्फॉर्मर बताने के बाद फिर उसको ज्योमेट्रिकल से हम कुछ अटैच कर सकते हैं। तो इसलिए फिर उसे कन्फॉर्मर पर हम जाएंगे, तो ये कन्फॉर्मर का वाला पॉइंट अभी हो नहीं पाएगा। बट अब जीआई को थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लो। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आपने देखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं बताऊं कि आपको 3 कंडीशन है वो हमेशा फुलफिल करनी है। सपोज मैं बेटा आपको एग्जांपल दे दूं, ये टू सी एच ये वाला एग्जांपल किया हमने। इसमें अगर मैंने आपको बोला कि जैसे लगातार 2 डबल बॉन्ड और ये डिस्टेंस है। सपोज मैं आपको डिस्टेंस बता नहीं रहा, आपको बताना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और एक है मेरे पास अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ये ए है, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो कुछ कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये सी है, ये बी। मुझे ये डिस्टेंस निकाला मैंने, सपोज यहां से लेके ये डिस्टेंस निकाला मैंने, ये आया L1 डिस्टेंस। और फिर मैंने इसका यहां से डिस्टेंस चेक किया E और D के साथ, ये आया L2। ऐसे ही मैंने इस वाले मॉलिक्यूल में A और C से चेक किया, ये डिस्टेंस आया बेटा L1। और फिर मैंने ये वाला डिस्टेंस चेक किया L2। तो दोनों एग्जांपल में L1 और L2 के बीच रिलेशन बता रहा है बेटा। पहला वाले बताओ, पहले ए वाले में L1 L2 बराबर होंगे, या L1 बड़ा होगा या L2 बड़ा होगा, ऐसा ही आपने बी वाले केस में बताना है। क्या आंसर होगा L1 छोटा होगा L2 से। ए वाले में? पहले ए वाले में बताना आपने, फिर बी वाले में। ये वाले में क्या आंसर दोगे? L1 और L2 का रिलेशन। So L1 is less than L2. देखो बेटा, Sir, L1 greater than L2.
देखो एक्चुअली है क्या, जैसे मैंने आपको बोला था ना, मैंने कहा था कि दो हैंड है, अपने दोनों हैंड लेकर के उनकी फिंगर टिप पर कर दें, अपनी मिला दें और दोनों थंब को एक ही डायरेक्शन में ले लें। एक सिचुएशन तो ये होती है। एक ये है कि हम ट्विस्ट कर दें। अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो आप देखो दोनों थंब के बीच दोनों साइड से अगर हम उसका डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं इसको थोड़ा सा 3D है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो ये वाला बोन सपोज इस प्लेन में है, पहले वाला बोन इस प्लेन में, तो दूसरे वाला तो इस प्लेन में नहीं होगा ना। दूसरे वाला कहाँ जाएगा, वर्टिकल जाएगा ना। होराइजेंटल पहला हो गया, दूसरा ऐसे आ गया, तो एक्चुअल मोलिक्यूल जो दिख रहा है वो तो है ही नहीं बेटा आपके पास। एक्चुअल मोलिक्यूल ऐसे होगा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। सपोज ए और बी प्लेन के अंदर है, तो सी और डी तो प्लेन में नहीं होंगे ना, अभी बताया था जैसे मैंने आपको। सी अबो द प्लेन हो जाए सपोज, और डी बिलो द प्लेन हो जाए। अब ये जो डिस्टेंस आपने निकाला है, सपोज जैसे ये वाला सी है, इस सी के ऊपर मैं ऐसे पेन रख रहा हूं। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपने माइंड की आई से सोच रहा, मैंने इसके ऊपर पेन रख दिया, जैसे लिखते हैं वैसे रख दिया। अब इस पेन का डिस्टेंस ए से कितना होगा और बी से कितना होगा। ए से सोचो डिस्टेंस और बी से सोचो, क्या अलग होगा या सेम होगा डिस्टेंस। सेम। सेम होगा ना। सेम। सेम होगा ना, तो वही चीज तो है बेटा ये। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस जितना आपको दिखाई दे रहा है, बस ये है कि ये अबो द प्लेन पर जितना डिस्टेंस L1 है, अब वहां आपको दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बिलो चला जाएगा ना ये वाला, ये L2। यस सर। लेकिन L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2। L2। क्योंकि एक आप अबो द प्लेन देख रहे हो, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि जैसे आप मुझे मतलब सोचो, जैसे आपके घर का फैन है और फैन के 3 ब्लेड होते हैं ना बेटा, होते हैं ना 3 ब्लेड। अब वो जो ब्लेड है वो एक प्लेन में है तीनों। अब सपोज एक ब्लेड का जो फैन के ऊपर एक्सेल लगा होता है, जिसे टंगा होता है फैन, सीलिंग फैन जो होता है टंगा होता है ऊपर दीवार में, उसके साथ उसका एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, ऊपर वाले के साथ ब्लेड का, फैन 90 के डिग्री। 90। 90 डिग्री का। अगर वही एक्सेल नीचे की साइड में निकला हो तो उसके साथ भी कितने डिग्री का एंगल होगा उस ब्लेड का, 90। 90। 90। एक अबो है एक बिलो है, दोनों में डिस्टेंस ब्लेड कौन से ज्यादा दूर होगा, ऊपर वाले से या नीचे वाले से। सेम होगा। सेम होगा, वेरी इक्वल गुड। होगा। इक्वल होगा, वही बात तो यहाँ है ना बेटा। देखो जो ए और बी है ग्रुप वो है प्लेन के अंदर, सी और डी है, सी अबो द प्लेन है, डी बिलो द प्लेन है। तो ए से चाहे सी का डिस्टेंस कहीं से भी निकालूं, ये तो 3D में देखना है मुझे। ए से सी का डिस्टेंस, फर्स्ट वाले एग्जांपल में ए से सी का डिस्टेंस निकालो चाहे ए से डी का डिस्टेंस निकालो, दोनों कैसा आएगा, वो दोनों सेम। सेम आएगा। दिख अलग रहा था लेकिन 3D में सोचा तो सेम आया। बट दूसरा एग्जाम्पल दूसरा दिया मैंने आपको। दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है अगर आपने देखा हो, सपोज देखो ये इस प्लेन में आ गया, तो ये ऐसा प्लेन आ गया, फिर ये अगेन इस प्लेन में आ गया, तो इसका मतलब जो मोलिक्यूल जैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही तो है। यस। यस तो सर। इस केसेस में क्लियर कट है, जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल है, क्योंकि ये तो प्लेन में ही है सारे, ये प्लेन में ही है। ए बी मतलब जो जीआई बनाता है ना, उसमें जो दिखता है वही होता है। जो जीआई नहीं बनाता, क्योंकि ये जीआई तो नहीं देगा ना ये वाला फर्स्ट वाला, क्योंकि प्लेन में नहीं है चारों ग्रुप, ए बी सी डी, ये कंडीशन होती थी, ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी। जीआई तो देगा नहीं, लेकिन दूसरे वाला जीआई देगा। तो जो जीआई देता है फिर वो जैसा दिखता है सेम वैसा ही है। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि L1 से क्या ज्यादा होगा, L2। L2 डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जो आपके जीआई दें, तो जीआई के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब तीनों फुलफिल होंगी ना, फुलफिल होंगी तभी देगा जीआई, कि रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट होना चाहिए, ईच रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड साइट पर डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, और जितने डिफरेंट ग्रुप बनाते हो सारे के सारे क्या होने चाहिए, विद इन सेम सेम प्लेन। प्लेन। अगर ऐसा होता है तो जीआई होगा, और जीआई जो दिखता है वही आंसर मिलता है जीआई 3D में भी वही, क्योंकि वो प्लेनर है, वो एक्चुअली 3D में जा ही नहीं रहा, एक प्लेन में ही देख रहे हो सारा कुछ। लेकिन जो जीआई नहीं देता, जैसा आप मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, देखो ये एग्जांपल, जो जीआई आपको नहीं देता है तो उसमें क्या है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। दिखने में देखो क्या मॉलिक्यूल में लिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना जैसे ए से सी तो पास में दिखाई दे रहा है, और डी ऐसा दिखाई दे रहा है दिखने में, दूर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मॉलिक्यूल को सही करके बनाया हमने, उससे नीचे वाला एग्जांपल लिखा जो उससे नीचे वाला था, तो हमें साफ पता लग गया कि ए और बी तो प्लेन के अंदर थे, और सी और डी प्लेन के अबो और प्लेन के बिलो हैं। तो ए से सी का डिस्टेंस ए से सी की तरफ निकाले,
चाहे ए से डी की तरफ निकालें वो डिस्टेंस हमारा इक्वल आएगा। मतलब यहाँ पर GI नहीं है, जहां पर GI नहीं है वहां पर जो दिखता है वो क्या याद रखोगे, जो दिखता है वो नहीं नहीं होता, नहीं होता। जो दिखता है वो नहीं होता, जिसमें GI नहीं होते। जिसमें GI होते हैं जैसा दिखता है वैसा ही होता है। इसलिए जिसमें GI है उसमें आपको L1 छोटा दिखाई दे रहा है, L2 डिस्टेंस बड़ा है, तो इट्स ओके, ऐसा ही होगा। लेकिन जो ए वाला ऑप्शन है उसमें GI नहीं है, तो उसमें उसको आपको जो है याद करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा, आपको थिंकिंग करना पड़ेगा आपको कि सही ऐसा होगा या नहीं होगा। क्लियर? ये बेटा Yes, sir. आपका जो है आइसोमेरिज्म की पार्ट है। दूसरा एक आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा पार्ट हो रहा है जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, फिर हम एल्केन एल्कीन की रिएक्शंस करेंगे एल्केन एल्कीन में। सी यू वेरी सून बेटा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, या जो भी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एल्कीन की प्रॉपर्टी तो हमने करनी स्टार्ट कर ही दी है। ये प्रॉपर्टी थी या डाइपोल मोमेंट देख रहे थे, पोलरिटी देख रहे थे। ओके बेटा, आई एम लिविंग। Good night, sir. गुड नाइट, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।